दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया था राठ पब्लिकेशन के माध्यम से, इसको हम अपने चैनल के ऊपर इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और हिस्ट्री का लगभग इसके ऊपर सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। लगभग 48 क्वेश्चन के आसपास का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लास्ट टाइम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ही तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए लास्ट टाइम के अंदर अपनी जो वन लाइनर बुक है अपनी एसएसटी वाली वो, और प्लस में ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक का ये जो वीडियो बना रही है, दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इन वीडियो को स्किप प्लीज़ ना करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने आज की वीडियो पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र आते हैं? पंजाब, सिंध, काठियावाड़। बिल्कुल सही बात है। पंजाब क्षेत्र के अंदर पंजाब जो वर्तमान पंजाब अपने भारत देश में है वो भी शामिल है। पंजाब के अंतर्गत जो पाकिस्तान के अंतर्गत जो पंजाब आता है वो भी इसमें शामिल है। पंजाब का सिंध क्षेत्र शामिल है। और अपने भारत का काठियावाड़ क्षेत्र जो अपने गुजरात में है वहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं। ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। बलूचिस्तान क्षेत्र तक अपने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्षेत्र स्थल मिले हैं। गंगा यमुना दोआब के अंदर भी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। अपने आलमगीर वगैरह पूरी ये जो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थान है वो भी यहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी अगर बात की जाए तो उत्तर के अंदर मांडा जम्मू कश्मीर से और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व के अंदर आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांडेर तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49, कालीबंगा की खोज कब और किसने की? दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। और कालीबंगा वर्तमान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और यह घग्गर नदी के तट के ऊपर यह स्थल स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो दोस्तों ये कुछ बातें हमें कालीबंगा के बारे में याद करनी है। और अगर इनसे संबंधित और बातें आएंगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे अपने यहाँ पर हल्की प्रतिकृति, हल्की जो भाई वो रेखा है वो मिली है, एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। और भी जैसे यहाँ पर हवन कुंड मिले हैं, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें आगे आएंगी तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कालीबंगा के संबंध में असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन गलत है वो हमें छांटना है। यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में केवल कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों का प्रयोग। अलंकृत का मतलब होता है कि ईंटों के ऊपर कुछ डिजाइन वगैरह कुछ बना हुआ है, ठीक है। मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली, ये भी बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। यहाँ जल निकासी की सुव्यवस्थित इसके यहाँ पर पूरी व्यवस्था पाई गई थी। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कालीबंगा के अंदर जल निकासी की कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। तो इसके अंदर असत्य कथन यही आ जाएगा, कालीबंगा के अंदर जल निकासी की कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। बाकी पूरे हड़प्पा जो भी ये हड़प्पा पूरी सभ्यता है इसके अंदर जल निकासी एक महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर पाया गया है। जल निकासी की सभी स्थलों के ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था पाई गई है। ऑप्शन डी, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 51, निम्न में से किसके अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कालीबंगा से किस चीज़ के अवशेष प्राप्त नहीं हुए वो ऑप्शन हमें छांटना है। ऑप्शन ए, बेलनाकार मुहूर, ये भी मिली है। एक यहाँ पर लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पर बहुत कमज़ोर थी, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा के साथ में लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्नानागार के साक्ष्य दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कालीबंगा से स्नानागार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। स्नानागार के साक्ष्य हैं वह जो एक सार्वजनिक स्नानागार है उसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और अगर कालीबंगा से बात की जाए तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां मिली हैं और एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 52, किस सैंधव स्थल के दोनों टीले यानी कि नगर दुर्ग और निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो राइट आंसर आ जाएगा कालीबंगा। दोस्तों हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता के
ज़्यादातर शहर हैं वो दो भागों के अंदर विभक्त थे, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। पश्चिम भाग ऊंचाई पर स्थित था, आकार में छोटा था। पूर्वी भाग है वो निचला हिस्से के अंदर स्थित था, आकार में बड़ा था। यहाँ सामान्य जनता रहती थी, जबकि पश्चिम भाग के ऊपर केवल शासक वर्ग रहता था और दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। लेकिन कालीबंगा के अंदर दोनों जो स्थल थे, दोनों जो टीले थे, नगर दुर्ग यानी ऊपर वाला भाग पश्चिम भाग और निचला नगर यानी पूर्वी भाग, ये दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 53, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर आ जाएगा पशुपति की। यानी हिंदू देवता जो विष्णु ब्रह्मा गणेश जी थे, इनकी पूजा नहीं करते थे, केवल पशुपति की पूजा करते थे। एक मोर के ऊपर उनकी मूर्ति भी, उनके भाई मोर के ऊपर इसका अंकन भी मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर। अगला प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव के रूप में मोहर प्राप्त हुई है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इसको अच्छे से देखते हैं। इसको प्रश्न नंबर 54 की जो मोहर मिली है पशुपति शिव की, उसके बारे में कौन सा कथन है असत्य है यानी सही नहीं है? यह त्रिमुखी देवता है, बिल्कुल सही बात है, 3 मुख वाला देवता है। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है, यानी शिव से इसकी तुलना की है। मोर पर कुल 5 पशु अंकित हैं। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि मोर पर अगर कुल पशुओं की बात की जाए तो 6 पशु अंकित हैं। हालांकि 5 प्रकार के पशु हैं, लेकिन 6 पशु हैं। कैसे? क्योंकि हिरण है वो 1 की बजाय 2 हैं, तो टोटल संख्या है वो 6 आएगी। यानी कि अगर इसमें देखें तो बाईं ओर गेंडा और भैंसा, दाईं ओर हाथी और चीता, और सामने की ओर 2 हिरण है। तो अगर पशुओं के प्रकार की बात की जाए तो 5 प्रकार के पशु हैं, लेकिन पशुओं की संख्या की बात की जाएगी तो टोटल 6 पशु आएंगे, क्योंकि हिरण 2 हैं संख्या में। तो गेंडा भैंसा बाईं ओर और चीता और हाथी ये दाईं ओर है, और सामने की ओर 2 हिरण है। अगला प्रश्न है फेयांस के बारे में सत्य कथन है, कौन सा कथन सही है फेयांस के बारे में? एक तो ये आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाने वाले पदार्थ था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक फेयांस के ऊपर नीली या हल्के समुद्री रंग हरे रंग की चिकनी पर चढ़ाई जाती थी, यानी इसको डिजाइन बनाने के लिए, इसको चमकदार बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। और फेयांस से मन के चूड़ियाँ, छोटे बर्तन यानी कीमती चीज़ें बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब फेयांस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फेयांस बालू, रेत, रंग, चिपचिपा पदार्थ, गोंद यानी इनके मिश्रण से पकाकर तैयार किया जाता था। और फेयांस के अधिकांश लघु पात्र हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। और फेयांस के लघु पात्रों को सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप के अंदर भी इनका प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 56, हड़प्पा काल में विभिन्न धातुओं के प्राप्ति स्थल के संबंध में असुमेलित है। देखो बहुत जगह से प्राप्त है, फिर भी हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड लेने की कोशिश की है कि कौन सी चीज़ है वो कहाँ से प्राप्त होती थी। तो देखो प्रश्न नंबर इसमें असुमेलित पूछा, कौन सा गलत है? तांबा है वह अपने राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से यहाँ से मिलता था। ये जो अपना वर्तमान में शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू वाला, यहीं से, अब भी यहीं से और उस टाइम भी यहीं से प्राप्त होता था। और एक दूसरा बलूचिस्तान से प्राप्त होता है जो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान, बिल्कुल सही है। सोना है वो दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से आता था। तो दक्षिण भारत के अंदर, कर्नाटक के अंदर वर्तमान में भी सोने की खानी है, उस टाइम भी सोना यहीं से आता था और अफगानिस्तान से आता था। ऑप्शन सी सेलखड़ी, ये एक प्रकार का पत्थर है, एक प्रकार की मिट्टी है, सॉरी, यह दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त होती थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो आ जाएगा शंख जम्मू कश्मीर, क्योंकि शंख है वो जम्मू कश्मीर से प्राप्त नहीं होते थे, बल्कि यह ज़्यादातर है वो तटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त होते थे, जैसे नागेश्वर, बालाकोट, सौराष्ट्र, कच्छ, जो हमारे यहाँ पर तटीय क्षेत्र हैं उनसे प्राप्त होते थे। और लार्जवर्थ मणि है ये बत्सा और अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी। अगला प्रश्न हमारा, उगते हुए सूर्य और हाथियों का देश किसे कहा गया है? राइट आंसर आ जाएगा दिलमोन को। दोस्तों मेलवा को नाविकों का देश कहा गया, तो यहाँ पर कुछ उपनाम याद कर रहे हैं। दिलमुन को उगते हुए सूर्य और हाथियों का देश कहा गया है। जबकि अगर मेलवा की बात की जाए, मेलवा है वह सिंधु सभ्यता के लिए काम में लिया गया शब्द है। मेलवा को नाविकों का देश कहा गया है। और हाजा पक्षी है वह मोर को कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? मातर देवी की पूजा होती थी, शिव की पूजा के भी साक्ष्य मिले पशुपति शिव के रूप में, और पीपल की पूजा भी होती थी। तो राइट आंसर आ जाएगा विष्णु, यानी विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो किन किन की पूजा करते थे हड़प्पा संस्कृति में, वो याद करना हमें ज़्यादा जरूरी है। मातर देवी की पूजा करते थे, बहुत सारे मोहरों के ऊपर मृण मूर्तियाँ हैं, उसके ऊपर मातर देवी की मूर्ति मिली है। नेचर की पूजा करते थे, यानी प्रकृति पूजा करते थे। परम पुरुष की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल वगैरह के साक्ष्य मिले हैं पूजा के। जल की पूजा की, यानी कि जो भाई नेचर होता है उसकी पूजा करते थे, जिनसे हमें जीवन मिलता है, जो जिससे ये पूरी मतलब सृष्टि चलती थी। लिंग और योनि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पावासियों को ज्ञात नहीं था, किस चीज़ के हड़प्पावासियों को जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, कुओं का निर्माण, मेहराबों का निर्माण। तो राइट आंसर आ जाएगा मेहराबों का निर्माण, यानी कि मेहराबों का निर्माण करने की हड़प्पावासियों को कोई जानकारी नहीं थी। स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, कुओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 पे आते हैं हम। निम्न में से किस स्थान से नारी मरण मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, यानी हमें इसके अंदर छांटना है कि किस स्थान से, सॉरी एक बार मैं दोबारा से आता हूँ। निम्न में से किस स्थान से नारी मरण मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। दोस्तों हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कालीबंगा और लोथल से। दोस्तों कालीबंगा और लोथल में बहुत सारी समानताएं हैं, विशेषताएं याद करेंगे तो साथ साथ याद करनी है कि लोथल और कालीबंगा दोनों से नारी मरण मूर्तियां नहीं मिली हैं, यानी मातृ देवी की कोई मूर्तियां नहीं मिली है, और इन दोनों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। हड़प्पा में मुख्य अंत्येष्टि प्रथा थी, यानी अंत्येष्टि कैसे करते थे, अंतिम संस्कार कैसे करते थे वो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, यानी मिट्टी के बर्तन के साथ में शरीर का विस्तारित समाधान। और 3 प्रकार की विधियां थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। दाह संस्कार भी होता था, आंशिक समाधिकरण भी होता था कि कुछ उसके अंग वगैरह हैं उनका भाई जो उनके काम की चीज़ें हैं, जो उनके भाई आवश्यक जो उनके सामान हैं उनका, और या फिर पूर्ण रूप से पूर्ण शरीर का समाधिकरण, तीनों विधियां प्रचलित थी। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से किस स्थान से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि चावल के साक्ष्य हैं वो मुख्य रूप से हैं वो गुजरात क्षेत्र से मिले हैं, और गुजरात के अंदर रंगपुर और लोथल से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं वहीं से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 63, निम्न हड़प्पा स्थल व उनके प्राप्ति स्थल के संबंध में असुमेलित है, यानी कौन सा स्थल कहाँ से मिला है उसमें कौन सा गलत है। हाँ भाई लोथल गुजरात के अंदर है, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर है ये मध्य प्रदेश। दोस्तों गलत है क्योंकि आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, जो सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। रोपड़ है वह पंजाब में स्थित है, और राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर स्थान है ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, निम्न में से असुमेलित, यानी कहाँ से किस चीज़ के अवशेष नहीं मिले हैं वो यहाँ पे डालने की मैंने कोशिश की है। ऑप्शन नंबर ए लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। लोथल के साथ साथ कालीबंगा और रोपड़ से भी कालीबंगा और लोथल दोनों से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ के अंदर सबके साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही बात है, जुते हुए खेत के अवशेष हैं तो कालीबंगा से, और खोपड़े की शैली क्रिया के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, और एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ऑप्शन सी बनवाली से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों गलत है क्योंकि लिपस्टिक के जो साक्ष्य हैं वह चहुंदड़ों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, चहुंदड़ों से मिले हैं। और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो, यहाँ से पट्टेदार जल निकासी की व्यवस्था मिली है, बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा बनवाली के बारे में देख लेते हैं। एक तो बनवाली से हल्की पकी हुई मिट्टी की प्रतिकृति मिली है, ठीक है, और एक बनवाली को समृद्धों का शहर कहा गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वास बेसिन के साक्ष्य मिले हैं, और वास बेसिन के साक्ष्य के आधार पर बनवाली को समृद्धों का शहर कहा गया है, और बनवाली है ये हरियाणा के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 65, हड़प्पा सभ्यता के विशाल टीलों की ओर सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किसने किया था। तो ध्यान आकृष्ट की बात आएगी तो राइट आंसर आएगा चार्ल्स मेनन, जिन्होंने 1826 के अंदर सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के इसके पहले जो अध्यक्ष हैं वह बने थे कनिंघम, और वो भी इनके महत्व को नहीं समझ पाए थे, और फिर 1922-23 के अंदर 1921 के अंदर हड़प्पा स्थल की इसकी खोज हुई थी। सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो भाई अपने मान दे सकते वो जॉन मार्शल थे। प्रश्न नंबर 66, किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। तो इंद्र को उत्तरदायी माना था मार्टिमर व्हीलर ने। गार्डन, चाइल्ड,
पिगट व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण आर्यों के आक्रमण को माना था। इनका मानना था कि आर्यों के आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 67। किस हड़प्पाकालीन स्थल से ताम्र रथ प्राप्त हुआ है? तांबे का बना हुआ रथ प्राप्त हुआ है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा दाइमाबाद। दोस्तों दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। आगे प्रश्न नंबर 68। किस हड़प्पाकालीन स्थल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं? दोस्तों चांदी के 2 मुकुट हैं वो कुणाल हरियाणा से मिले हैं। कुणाल हरियाणा में स्थित स्थल है। तो दोस्तों हम याद कर सकते हैं कुणाल, राखीगढ़ी, बनावली, ये सब स्थल है ये हरियाणा से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है विश्व के प्राचीनतम गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा लोथल से, यानी बंदरगाह के साक्ष्य हैं वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में स्थित स्थल है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, यानी कि कौन से पुरातत्वविद ऐसे थे जो इनके महत्व को समझ पाए थे? तो इसमें राइट आंसर है वो सर जॉन मार्शल आएगा, और इन्होंने इनका महत्व समझा और इस सभ्यता को प्रकाश में विश्व के सामने लेकर आए। तो दोस्तों ये हमारे इस वीडियो के अंदर छोटा थोड़ा वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो अभी और बनेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी कोशिश रहेगी कि 2-4 दिन थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद में फ्री होकर 20 तारीख से पहले ज्योग्राफी के भी जो अपने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपकी डिमांड आ रही है उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, जैसे ज्वार भाटा वाला हुआ और जैसे वायुमंडल हुआ, जो आपके लिए समझने के अंदर जो जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर काम करेंगे। और महासागरीय जलधाराओं का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसके ऊपर डाल रखे हैं पहले की वीडियो अपने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, तो उसको आप देख सकते हो, वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।